नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की और विशेष रूप से समीक्षा करेंगे दोस्तों बादरा की उस खबर से जिस खबर ने पिछले 1.5 माह से बादरा में मजबूर कर दिया धारा 144 लगाने पर, और आज भी उस खबर को लेकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। धारा 144 हटाई नहीं जा रही है। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूँ चिड़िया गांधी में हुई गोकशी की घटना को लेकर आज भी मुस्लिम समाज ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन में उनकी मांग थी कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि जो गोकशी की घटना का जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी गोकशी की घटना की, वो सैंपल कहाँ से लिया गया था। और दोस्तों, ये भी कहा गया कि 9 सितंबर तक अगर स्थिति पुलिस प्रशासन द्वारा क्लियर नहीं की जाती है तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन जलसा करेंगे और मांग करेंगे जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, स्थिति को स्पष्ट किया जाए। दोस्तों, यहाँ कुछ विरोधाभास भी उभर कर आ रहा है। पहले जो आंदोलन चला था उस आंदोलन को कुछ दोस्तों ऐसे लोगों द्वारा, अनुभवहीन लोगों द्वारा दिशाहीन कर दिया गया और वो आंदोलन एक प्रकार से पुलिस बल द्वारा कुचल दिया गया। और अब जो स्थितियां चल रही है दोस्तों, धारा एक कॉमन चीज़ है जो लगातार तब से लेकर अब तक लगी हुई है। धारा 144 अर्थात यहाँ कोई पुलिस अगर ना चाहे, प्रशासन अगर ना चाहे तो वो कार्यक्रम यहाँ 4-5 से अधिक लोगों का नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की पाबंदियाँ अभी तक लगी हुई है, ये कॉमन है, लेकिन परिस्थितियाँ अब बदल चुकी है। अब धरना प्रदर्शन की बात जो है वो मुस्लिम संगठन, मुस्लिम वर्ग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कितनी तब्दीली आई है। वो बार संघ जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले इस गोकशी की घटना को लेकर आवाज़ बुलंद की और केस ना लड़ने की वकालत की थी, वो बार संघ तो लगातार लगा रहा। और दोस्तों, बार संघ में सबसे अहम भूमिका राजेंद्र बेनीवाल एडवोकेट की रही, जिनकी पुत्री पल्लवी बेनीवाल दोस्तों हाल ही में आरजेएस पद के लिए चयनित हुई है। दोस्तों, राजेंद्र बेनीवाल द्वारा इतनी शानदार ड्राफ्टिंग करके और पूर्व के कुछ इसी प्रकार से इसी प्रकरण के फैसलों को दृष्टिगत रखते हुए शानदार ड्राफ्टिंग की और जिरे की और बहुत शानदार तरीके से पक्ष रखा एक प्रकार से हिंदू वर्ग के लिए और जो गोकशी की घटना हुई उसके विरोध के लिए, और अभी तक आरोपियों की जमानत नहीं होने दी। उसके बाद में दोस्तों जो रेगुलर जमानत थी वो हाईकोर्ट ने भी उन आरोपियों की खारिज कर दी। लेकिन बार संघ में जो तब्दीली आई वो ये आई कि बार संघ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीस अली एडवोकेट ने दोस्तों अंतरिम जमानत की अर्जी आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पेश की है और उनकी ज़मानत के लिए आवेदन किया है। और ये ज़मानत के लिए आवेदन बेशक कुछ दिनों की रिहाई के लिए अंतरिम जमानत जिसको बोलते हैं किया गया था, लेकिन बार संघ के उस निर्णय के खिलाफ ये निर्णय एक प्रकार से एडवोकेट अदरीस अली द्वारा किया गया है। तो क्या दोस्तों बार संघ में इसको लेकर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है? जी हाँ, बार संघ के अनेकों अधिवक्ताओं द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। सुगबुगाहट ये भी है कि कल या परसों बार संघ की बैठक भी इसको लेकर हो चुकी है और इसका विरोध दर्ज करवा भी दिया गया है। तो क्या अब बार संघ भी दो फाड़ हो सकता है और इस मुद्दे के ऊपर बार संघ में भी विरोध मुखर हो सकता है? दोस्तों, अदरीस अली एडवोकेट द्वारा जो बार संघ के खिलाफ जाकर ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि बार संघ द्वारा पूर्व में डिसीजन लिया गया था कि इन आरोपियों की जो गोकशी की घटना और जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसके बाद से लगातार वो वकालत करते रहे हैं कि आरोपियों की जमानत नहीं होने देंगे और इसको लेकर प्रयासरत भी है काफ़ी एडवोकेट और सभी ने मिलजुल कर ही इसको लेकर कार्रवाई की थी। लेकिन
आज जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन पेश किया है और उस ज्ञापन में 9 सितंबर तक प्रशासन को चेतावनी दी है, उससे संभवतः प्रशासन के हाथ पांव फूल गए होंगे। क्योंकि दोस्तों लगातार जो घटना हुई थी उसमें देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा लापरवाही भी की गई, प्रशासन द्वारा काफ़ी ढीला मस्ती भी की गई और समय पर सही उचित डिसीजन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोस्तों झूठ पर झूठ प्रशासन द्वारा बोला गया था। शुरू से लेकर अब तक स्थिति को स्पष्ट ना करना भी कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है, उनके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाता है। इसमें दोस्तों जिला कलेक्टर महोदय भी शामिल हैं और पुलिस अधीक्षक भी शामिल है, स्थानीय प्रशासन भी शामिल है और उनकी इंटेलिजेंसी भी दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट इनके पास आई होगी और उसमें क्या निकल कर आया, क्या दी गई इनपुट इंटेलिजेंसियों की। तो दोस्तों ये सारे बहुत बड़े सवाल है इस सारे प्रकरण को लेकर, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रकरण कहाँ जा सकता है, क्षेत्र का वातावरण कहाँ जा सकता है और क्षेत्र के जो अमन चैन भाईचारे का जो माहौल था उस माहौल में क्या कोई तल्खी आ सकती है, कोई व्यवधान आ सकता है। लेकिन इसको लेकर सभी सतर्क है और सोच समझ कर ही कदम उठा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहेगा। लेकिन 9 सितंबर की जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग द्वारा चेतावनी दी गई, आज ज्ञापन दिया गया सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर लोगों द्वारा, उसको लेकर दोस्तों तरह तरह के कयास और अटकलें क्षेत्र में लगाई जा रही है। तो दोस्तों गोकसी की घटना के दौरान ही मैं आपको बताऊं तो लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर भी गायों पर संकट बरकरार है दोस्तों। इस गोकसी जैसी ही ये घटना है दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में गायें बादरा क्षेत्र में भी दम तोड़ चुकी है और आसपास के तमाम गांवों में दोस्तों गायों की बेतहाशा मृत्यु हो रही है इस बीमारी को लेकर। चाहे घोगा मेडी हो, आसपास के अनेकों गांव हो, सरदार गढ़िया हो, कोई भी गांव हो दोस्तों, वहां से अब गायों का बच पाना काफ़ी मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। और जो गो प्रेमी है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या नहीं है जो गो प्रेमी सेवा में रत हैं उनकी, और आवश्यकता है जो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में गायों पर, गोवंश पर जो संकट आया, एक प्रकार से वैश्विक संकट हम इसको कह सकते हैं। तो वैश्विक जो संकट गायों पर आया दोस्तों, उसको लेकर ज़रूरी है सभी को एकजुटता की और एकजुट होकर उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है और गायों को बचाने की आवश्यकता है। वरना दोस्तों गोवंश का विनाश मानवता का विनाश भी हो सकता है। और जिस प्रकार से इस बीमारी से ग्रसित गायों को, संक्रमित गायों को, उनके शवों को, उनकी मृतदेह को जिस प्रकार से ओपन खुले में गंदगी के ढेरों के ऊपर डाला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीमारी के और ज़्यादा संक्रमित रूप धारण करके कोई नया वायरस ना जन्म ले ले, ताकि इंसानों पर भी खतरा बरकरार हो जाए। तो दोस्तों इसको लेकर सतर्कता हमें आसपास सभी लोगों को बरतनी होगी और विशेष करके जो गौशाला संचालक है, तमाम जो हमारे आसपास गांव में हैं, बादरा में है, उन सभी को एक मीटिंग करनी चाहिए, एक बैठक करनी चाहिए और जो खुले में गोवंश डाला जा रहा है उसके ऊपर तत्काल रोक होनी चाहिए और प्रशासन को भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए दोस्तों, ताकि इस प्रकार की कोई बीमारी और नया वायरस कहीं पनप कर इंसानों में किसी महामारी का रूप धारण करके तबाही ना मचा दे। तो दोस्तों गोवंश पर तो संकट आया ही है, उस संकट को लेकर कैसे निपटा जाए, इसको लेकर एक प्रभावी रणनीति प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की, आम जन की देखी जानी आवश्यक है और दोस्तों वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर तरह तरह के कयास है, लेकिन लोग चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, इसको लेकर दोस्तों बड़ा आश्चर्य होता है। इस घटना को देखकर बड़ी संख्या में
गाँव से आप किसी भी गांव में दौरा कीजिए, हर गांव की रिपोर्टें ये है, लोग ये कह रहे हैं कि गोवंश मर रहा है। और हर व्यक्ति के, जिस प्रकार से कोरोना आई थी दोस्तों, ये कोरोना जो पहले इंसानों में आई थी, अब ये कोरोना जैसा ही रूप है जो गोवंश पर छाया हुआ है। और उसी प्रकार जैसे कोरोना की दूसरी लहर में हर घर में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने वार्ड में, अपने गांव में मौतें हो रही थी, उसी प्रकार से हर गली, वार्ड, मोहल्ला, गांव में गोवंश की मौत हो रही है दोस्तों। तो अंतर नहीं है जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसकी महामारी से। और क्योंकि वो संकट जो है इंसानों पर आया था, इसलिए हम डर कर दुबक कर घरों में बैठ गए थे। बाजार सुनसान हो गए, सारे व्यापार ठप हो गए, बर्बाद हो गया दोस्तों, पूरी देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। लेकिन ये संकट गोवंश पर है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा संकट है। और जो 80-90 वर्ष के बुजुर्ग हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं इस पूरी शताब्दी में, पूरे जीवन काल में हमने गोवंश पर इतना बड़ा संकट कभी नहीं देखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें हर घर से एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को निकल कर दोस्तों गोवंश की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अन्यथा गोवंश पर आया ये संकट पूरे गोवंश के विनाश का कारण भी बन सकता है, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर इंसानों के विनाश का भी कारण बन सकता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि अब गोवंश को बचाने का समय है। इसके अलावा दोस्तों जो मुनसरी में चोरी की, लूट की वारदात हुई थी और लगभग 150 के करीब भेड़ें चोरी करके लूट ले जाई गई। कम से कम 10-15 व्यक्ति थे दोस्तों। कल देर रात्रि को, परसों जो ये घटना हुई, हमने कल भी समाचार में बताया था। और जिस प्रकार से ये जो भेड़ पालक थे, 3 की संख्या में थे दोस्तों, और तीनों को ही पीटा गया था, एक को कम पीटा गया था। तीनों को ही बांध कर पास के खेत में जो है मोट की फसल में डाल दिया गया। और सारी जो भेड़ थी उनको इकट्ठा करके, पकड़ के उन तीनों गाड़ियों में ठूस कर भरा गया और ले जाया गया। पुलिस द्वारा अभी तक उस घटना का सुराग नहीं लगा पाई है दोस्तों पुलिस। बेशक पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर कर्मचारियों को दौड़ाया है, लेकिन अभी भी दोस्तों इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस इस मामले में कोई भी खुलासा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो 10-15 लोग आए थे दोस्तों, उन्होंने जो भेड़ पालक थे देवीलाल और लिल्लू राम, उनकी ज़्यादा पिटाई की थी। उनके सरों में चोट भी आई और वो बेहोशी की हालात में हो गए थे। उसके बाद में उनको बांध कर भी पास के खेत में डाल दिया गया था। लेकिन जैसे तैसे उनमें से एक गोपालक जगदीश नाम का, वो अपनी जो हाथ बांधे थे उस रस्सी को जैसे तैसे उन्होंने खोला और समीप में जो डाणी थी वहाँ सूचना दी। और जब सभी लोग आए तो उन दोनों जो बेहोश थे मारपीट की घटना से, उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया। तीनों को, जगदीश को कम चोट के चलते जल्दी छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उन दोनों को सरसा रेफर कर दिया गया था दोस्तों, ज़्यादा चोट की वजह से। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में भी दोस्तों होड़ लगी है इस घटना को भुनाने की, बलवान पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी। और दोस्तों इस कड़ी में संजीव बेनीवाल हो, बजरंग सारण हो, सभी ने इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की है। और ये सत्य भी है दोस्तों, चोरी की एकाएक घटना क्षेत्र में बढ़ी है। अपराध का जैसे ग्राफ ऑटोमेटिक इस क्षेत्र में बढ़ गया हो। तो इस घटनाओं पर और जो कानून व्यवस्था है उस पर अंकुश, एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने के लिए जनप्रतिनिधि को भी आगे आना होगा। बलवान पूनिया को कारगर नीति से दोस्तों काम लेना होगा। चुनाव में भी 1.25 साल का समय है दोस्तों। ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है किसी विधायक जनप्रतिनिधि के लिए, जो वर्तमान में मौजूदा विधायक होते हैं। और उनका एक एक फैसला, उनका एक एक डिसीजन दोस्तों जनता बारीकी से देखती है। और बारीकी से देखते हुए उनको अगला जो विधानसभा का चुनाव आता है उसमें उस एक एक डिसीजन की चर्चाएं होती है और उस चीज़ों का जवाब देना पड़ता है जब वो वोट मांगने के लिए निकलते हैं गाँवों में, वार्डों में, शहर में, ढाणियों में।
तो दोस्तों उसके दौरान उन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है और वो छवि निर्धारित करती है उस जनप्रतिनिधि की छवि का और आने वाले चुनाव में क्या होगी उनकी स्थिति, इन सभी चीज़ों का। तो दोस्तों ये तो है अलग बात है चुनाव की, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्थाएं डावाडोल क्षेत्र की हो रही है उसके ऊपर ज़रूर विधायक बलवान पूनिया को तत्परता के साथ पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर उनको उचित दिशा निर्देश देने चाहिए। और हम बात करें दोस्तों विकास कार्यों की, तो विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और एक औसत कामयाब विधायक बलवान पूनिया को विकास कार्यों की दृष्टि में ज़रूर माना जाता है। लेकिन उनके जो मुखिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोस्तों उनका एक ताज़ा बयान अगर देखिए तो उसकी परिणति भादरा में भी दोस्तों उसी प्रकार की परिस्थितियां देखी जा रही है। उनका ताज़ा बयान था सड़कों की गुणवत्ता को लेकर, सड़कों की जो विकास कार्य है सड़कों को लेकर उसको लेकर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे राजस्थान की सड़कों की स्थिति गुजरात राज्य से बेहतर है। और साथ में वो ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारे जो एक्सीएन साहब है वो ठेकेदारों के साथ पार्टनर बनकर गुणवत्ता से समझौता करते हैं। साथ में ये भी बयान आता है और क्वालिटी से समझौता करते हैं और जो ठेकेदारों के साथ जो रिश्ते निभाए हैं उन रिश्तों को निभाने की परंपरा भी निभाते हैं। और इसी की परिणति जो सड़क है, जो घटिया निर्माण होते हैं वो 6 महीने में टूट जाती है, ये स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि रोक पाना मुश्किल है। दोस्तों ये किसी सूबे के मुख्यमंत्री के बयान हैं। और अगर इसी परिणति में हम भादरा क्षेत्र में देखें तो दोस्तों व्यवस्था वही है। यहाँ भी इतने ठेकेदार हैं कि हर महीने उस पुलिया को बना देते हैं, वो 1 महीने 2 महीने बाद में पुलिया टूट जाती है, फिर उसका निर्माण करवाते हैं। उसका टेंडर होता है या वैसे ही उसको दे दिया जाता है। ये बड़ा आदर जुल्मे है, किसी पार्षदों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है और बैठक नगर पालिका की महीनों तक नहीं हो पाती है। साधारण सभा की बैठक करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और विपक्ष के पार्षदों को सत्ता पक्ष बिल्कुल भी विश्वास में नहीं ले पा रहा है और विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। एकदम नेगेटिविटी के साथ पूरा विपक्ष नगर पालिका का दोस्तों चला आ रहा है। तो ऐसे पार्षदों की इस कस्बे में आवश्यकता क्या है? पार्षद चाहिए जो जनता की आवाज़ को बुलंद करे और जो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो गलत काम करे उसके प्रति डट जाए, मुकाबला करे और उनका पर्दाफाश करे, उन जो गलतियां हैं उनका पर्दाफाश करे। यहाँ तो दोस्तों पूरे कुएं में ही भांग वाली बात है और पूरी की पूरी दाल ही काली वाली बात है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों जनता का। जनता को सबक सत्ता पक्ष के जो सत्ता के नशे में चूर पार्षद है उनको सिखाने के साथ साथ जो विपक्ष के पार्षद है उनको भी सबक सिखाने की नौबत आन पड़ी है। और जो विपक्ष के पार्षद है दोस्तों वो भी एक बार प्रोटेस्ट करके महीनों तक चुप रहते हैं, अपने मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ सारा का सारा सिस्टम ही दोस्तों सत्ता के जैसा ही हो रहा है। तो ऐसी सड़कें जो बनते ही साल में टूटती है और जो 6 महीने में टूट जाती है और जो नालियाँ पुलियाँ बनाई जाती है वो बार बार दोस्तों बनाई जाती है। एक कार्यकाल में आखिर कितनी बार बनेगी एक ही पुलिया, ये एक ही सड़क? ये बड़े सवाल है। तो दोस्तों ये परिस्थितियाँ कल भी हमने एक अलग से कवरेज की थी वार्ड नंबर 21 और 22 के मध्य जो गली थी और वहाँ जो मकान टूटे हुए थे सीवरेज व जलदाय विभाग के एक साझा लापरवाही कार्यक्रम के तहत। दोस्तों साझा लापरवाही कार्यक्रम हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि कोई तालमेल नहीं है नगर पालिका या जलदाय विभाग में या बिजली विभाग में, इनका कोई तालमेल नहीं है। ना ही हमारे जनप्रतिनिधि इन विभागों के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास ही करते हैं। और दोस्तों नतीजा ये है कि नीचे पेयजल की लाइन, ये सड़क है 15 फुट की 16 फुट की, इसके बीच में डाली हुई है जलदाय विभाग की पाइपलाइन और उसके ऊपर जस्ट 2 या 3 या 4 या 5 फुट ऊपर सीवरेज डाल दी गई। दोस्तों होना ये चाहिए कि एक साइड में सड़क के जलदाय विभाग की पाइपलाइनें हो,
बीच से सीवरेज निकाल दी और उस साइड की जो है वो जगह खाली है। विद्युत विभाग अगर चाहे अग्नि भूमिगत पाइपलाइनें या वायरिंग डालने के लिए तो दोस्तों पूरी सड़क 14 फुट 12 फुट या 16 फुट या 30 फुट जितनी भी है उस सड़क का डिवाइडेशन हो गया। अगर आप सीवरेज में किसी प्रकार की कमी है, अवरोधक है, तो उसको खोदने के लिए आपको जलदाय विभाग की पाइपलाइनों को टच करने की आवश्यकता है ही नहीं दरअसल, क्योंकि उनके बीच में दूरी होगी। दरअसल ये सिस्टम जब बादरा में फलीभूत होगा तो दोस्तों ये सारा का सारा संकट मिट जाएगा। जो गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है कस्बावासी, और जो आए दिन दोस्तों कनेक्टिविटी होती है जलदाय विभाग के पाइपों में, कभी इस सीवरेज पाइपलाइन की, कभी नालियों की, कभी गंदी उन कुइयों की जो शौचालय के लिए बनी है। तो ये सारी परिस्थितियों से निजात भी मिलेगी। और जो मकान दोस्तों अभी 5 या 10 लाख लगाकर लोग मकान बनाते हैं और वो मकान पूरे के पूरे दरार आकर इतने खतरनाक अवस्था में आ जाते हैं कि वो कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं और जान माल की भी हानियाँ हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाओं से बचा जा सकता है कोई प्रभावी रणनीति बनाकर। दोस्तों सड़क के बीच में और दोनों साइडों में ये जो इतनी जगह सड़क की है उसको अलग अलग डिवाइडेशन लेके जलदाय विभाग, नगर पालिका और बिजली विभाग अपना अपना वहाँ कार्य और जो रूल के साथ है वो संचालित करे तो कोई समस्या इसमें नहीं आगे आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज देश भर में खुशी का माहौल है और आत्मनिर्भरता का एक संतोषजनक परिस्थितियां आज पैदा हुई है दोस्तों। वो इसलिए हुई है कि INS विक्रांत, जो कि विक्रांत है, जो हमारा पहले जो एरियर क्राफ्ट था दोस्तों, जिसको हम पनडुब्बी भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर दोस्तों बड़ी संख्या में एरोप्लेन, अटैकिंग हेलीकॉप्टर और अनेकों साजो सामान लादकर एक समुंदर के अंदर तैरता हुआ शहर जैसा और किसी दुश्मन देश के लिए कहर जैसा दोस्तों जो कैरियर एयरक्राफ्ट जो होता है दोस्तों, उसको लेकर आज बहुत बड़ी खुशी भारत में देखी जा रही है। और PM नरेंद्र मोदी ने ये सौगात भारत को प्रदान की है। 13 वर्ष लगे INS विक्रांत को बनने में। और दोस्तों जो सबसे पहले स्वदेशी तकनीकी से बना था उसका नाम भी INS विक्रांति था और इसका नाम भी उसी से प्रेरित होकर INS विक्रांति रखा गया है, क्योंकि इसमें करीब आधा दर्जन से अधिक राज्यों की स्वदेशी तकनीकी से संपूर्ण निर्माण दोस्तों इसका हुआ है। 2009 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और इसका भव्य विस्तार भी हुआ और विश्व में इसको इस कदर बनाया गया है जो कि भारत की आंतरिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। तो 13 साल की अवधि के बाद में अब ये सेना में ताकत बनकर शामिल हुआ है दोस्तों। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इसको हम कह सकते हैं और करीब दोस्तों 1600 लोग इसमें रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी है। और कोच्चि के समुद्र तट पर इसका उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया और 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा अर्थात 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा विशालकाय ये विक्रांत दोस्तों समुद्र तट में भारत की सुरक्षा को लेकर अब तैनात हो चुका है और 20,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है और 2200 कंपार्टमेंट भी इसमें बने हुए हैं दोस्तों। और इसमें 30 विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि भी उतारे जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति अब भारत की एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर बनकर उभरती आई है। और अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के बाद में भारत उन देशों की गिनती में अपना नाम लिखाने में कामयाब रहा है जहां स्वदेशी तकनीकी के साथ अपने खुद के देश में ही ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता पैदा की हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए समाचारों में इतना ही दोस्तों। अब जल्दी से आपको बताते हैं आज क्या विशेष दिवस है। 2 सितंबर को
आज दोस्तों विश्व नारियल दिवस आज के दिन मनाया जाता है और विश्व पोषाहार दिवस, राष्ट्रीय पोषाहार दिवस जो है सप्ताह के रूप में कल से ही लगातार मनाया ही जा रहा है। इसके अलावा ईशांत शर्मा जो कि बेहतरीन क्रिकेटर हैं भारत के, उनका जन्म 1988 में आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी है, उनका भी दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था। 2009 में उनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। और आज मंडियों के भाव क्या रहे अनेक मंडियों में, इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों नौहर से। नौर में सरसों 5865 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि मूंग के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल और गेहूँ 2200 रुपये, मोट के भाव 7310 रुपये, जबकि अरंडी के भाव 7250 रुपये, ग्वार के भाव 4671 रुपये। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 10121 रुपये प्रति कुंटल रहा। और रावतसर मंडी में ग्वार के भाव 4580, गेहूँ के भाव 2211, जबकि सरसों के भाव 5900, जौ के भाव 2542, मेथी के भाव 5271 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि संगरिया मंडी में गेहूँ दोस्तों 2183, सरसों के भाव 5864 रुपये प्रति कुंटल रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9325 रुपये, जबकि मूंगफली के भाव 4455 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सरसों के भाव 5962, ग्वार के भाव 4380, चना के भाव 4450, गेहूं के भाव 2170, जबकि मूंग रहा 5900 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में नरमा ग्वार के भाव 4600 रुपये, सरसों के भाव 5669 रुपये, नरमा बिकाए 10100 रुपये प्रति कुंटल, चना बिकाए 4485 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज आज आपको बताएं तो 2 सितंबर को आज 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा, गर्मी का सा एहसास रहा, हल्की उमस भी देखने को मिली। और दोस्तों इसके अलावा 53% बादल छाए रहे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, बरसात की चेतावनी अभी नहीं है। 3 सितंबर को 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और दोपहर को दोस्तों 38 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर कल भी रहेगा। और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 60 से 70% बादल दिन भर छाए रहेंगे और लगभग 90 से 95% बादल रात्रि को छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावना कल रात्रि को भी नहीं है। तो आज के लिए 7 बजे के बुलेटिन के समाचारों में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।